आज के ई व्याख्यान में हम महाराणा संग्राम सिंह और बाबर के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। दोनों के संबंध एक युद्ध पर केंद्रित हैं और वह युद्ध है खानवा की लड़ाई, जो 1527 ईस्वी में दोनों के मध्य लड़ी गई थी। यह युद्ध न केवल राजपूतों के दृष्टिकोण से वरन दिल्ली की सल्तनत के दृष्टिकोण से युग परिवर्तनकारी युद्धों में से एक था। कारण यह था कि इस युद्ध में बाबर ने न केवल राजपूतों की संगठित शक्ति को परास्त किया, वरन इस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर के द्वारा दिल्ली में केंद्रित मुगल साम्राज्य की स्थापना को चुनौती देने वाली कोई शक्ति नहीं बची। जिस समय राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ, वह कोई एकाकी घटना नहीं थी। हम देखते हैं कि दिल्ली की सल्तनत को विस्थापित करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार दिल्ली की पूर्ववर्ती सल्तनत, जो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई तक लोधी राजवंश के अंतर्गत थी, के साथ राणा सांगा के संबंधों की पृष्ठभूमि में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के साथ सांगा का यह युद्ध हुआ। युद्ध के कारणों को हम बिंदु दर बिंदु गिना सकते हैं और उनको कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में भी समझ सकते हैं। राणा सांगा के साथ यह युद्ध बाबर के द्वारा मुगल सल्तनत की स्थापना को निरापद करने के लिए लड़ा गया और इस कारण से इसमें वो सब तत्व अंतर्निहित हैं जो बाबर को काबुल से भारत में आने, दिल्ली की सल्तनत को परास्त करने में निहित हैं। क्योंकि दिल्ली की सल्तनत के साथ राणा सांगा के भी राजनीतिक संबंध थे और उनके दो युद्ध, खातौली और बारी के युद्ध हुए थे, जिसमें इब्राहिम लोधी राणा सांगा से पराजित हुए थे। तो एक तरह से यह एक त्रिपक्षीय संबंधों की कहानी है। बाबर न केवल अपने साम्राज्य की स्थापना के दृढ़ीकरण को लेकर सांगा से लड़ रहे हैं, वरन वह दिल्ली सल्तनत के प्रति किए गए बाबर के सांगा के तथाकथित अतिक्रमणों का विरोध करने का दावा भी करते हैं, क्योंकि वह दिल्ली के सुल्तानत को विस्थापित करके उसके प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। तो सबसे अहम कारणों में जो कि बाबर की तरफ से दिया गया है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में उल्लिखित है। बाबर ने यह बयान किया है कि जब वह काबुल में थे, तब राणा सांगा की तरफ से एक प्रतिनिधि उनको मिला, जिसने भारत की विजय के उद्देश्य से बाबर को सहायता का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव यह था कि जब बाबर उत्तर की तरफ से
दिल्ली पर आक्रमण करेंगे, तब सांगा दक्षिण की तरफ से आगरा पर आक्रमण कर देंगे। बाबर का कहना है कि उन्होंने तो दिल्ली जीत लिया, आगरा भी जीत लिया, और यह काफिर अपने घर से भी नहीं निकला। यानी बाबर राणा सांगा के ऊपर विश्वासघात का आरोप लगाते हैं। राजस्थानी स्रोतों में इस प्रकार की घटना का उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन राणा सांगा के दरबार की कार्यवाहियों को उल्लेखित करने वाली डायरी में यह संदर्भ आते हैं कि सहायता का प्रस्ताव राणा सांगा की तरफ से न भिजवाकर बाबर की तरफ से राणा सांगा को मिला था, और वह प्रस्ताव यह था कि दिल्ली पर दोनों मिलकर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराएंगे, दिल्ली पर बाबर और आगरा पर राणा सांगा का अधिकार स्वीकार किया जाएगा। राजपूतों की परंपरा को देखते हुए भी बाबर राणा सांगा के द्वारा बाबर को सहायता के लिए आमंत्रित करना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। खासतौर से तब जबकि राणा सांगा पर उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति हिंदू शक्ति का पद प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखने का पक्ष पोषण इतिहासकारों के द्वारा किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में किसी विदेशी शासक को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करना, वह भी एक मजबूत शासक के द्वारा, तर्कसंगत नहीं लगता है। लेकिन क्योंकि समकालीन स्रोतों में, खासतौर से बाबरनामा में इस बिंदु का उल्लेख हमें मिलता है, इसलिए दोनों के मध्य संघर्षों के कारणों को गिनते हुए हमें इस बिंदु को दोहराना होता है। किन्हीं महत्वपूर्ण राजनीतिक सत्ताओं के मध्य संघर्ष उनकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को लेकर ही होते हैं। बाबर को जब पानीपत के प्रथम युद्ध में सफलता मिली और अफगानों का प्रतिरोध उन्हें बहुत खतरनाक नजर आना बंद हो गया, तब बाबर ने भारत में साम्राज्य की स्थापना करने के बारे में सोचना प्रारंभ किया। राणा सांगा को लगता था कि दूसरे अन्य आक्रमणकारियों की भांति बाबर लूटपाट कर वापस चला जाएगा और उनके लिए फिर मैदान खुला रहेगा अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए। बाबर को लगा कि अफगानों का दमन करने के पश्चात जब तक वह राणा सांगा का दमन नहीं करेगा, मुगल साम्राज्य की स्थापना निरापद नहीं होगी। तो दोनों की महत्वाकांक्षाओं का टकराव हुआ और यही उनके मध्य संघर्ष का सबसे बड़ा कारण था। राणा सांगा की कुछ गतिविधियों ने युद्ध के लिए तात्कालिक कारण उत्पन्न कर दिए। वह यह था कि पूर्वी राजस्थान में आगे बढ़कर उन्होंने कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया जो दिल्ली सल्तनत के माने जाते थे। उन्होंने बयाना पर अधिकार किया और बयाना से लगते हुए 200 गांवों पर अधिकार कर लिया। दिल्ली सल्तनत के इन प्रदेशों को मुक्त कराना और इस अतिक्रमण करने वाले शासक को दंड देना बाबर का एक कर्तव्य हो सकता था। दूसरा कारण ये मिला तात्कालिक दृष्टिकोण से कि पानीपत के युद्ध में पराजित होने के बाद अनेक अफगान सरदार राणा सांगा से जा मिले और राणा सांगा की मदद से बाबर का सामना करने की कोशिश करने लगे। जो प्रमुख सरदार मिले उनमें इब्राहिम लोदी
जो कि युद्ध में मारा जा चुका था, पानीपत के प्रथम युद्ध में, का भाई और पुत्र महमूद और मोहम्मद लोदी तथा एक महत्वपूर्ण अफगान सरदार हसन खान मेवाती थे। ये राणा संग्राम सिंह के दरबार में पहुंच चुके थे। और धार्मिक विद्वेष तो था ही, जैसा कि लड़ाई से पहले इसे बाबर के द्वारा जिहाद घोषित कर दिया गया, क्योंकि जिस शक्ति के विरुद्ध उन्हें लड़ना था वह उनके अपने धर्म से भिन्न धर्म से आती थी। इधर राणा सांगा को भी हिंदू पत होने का श्रेय प्राप्त था। इस प्रकार साम्राज्यवादी कारणों के बदौलत दोनों के मध्य संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार हुई और राणा सांगा के द्वारा पूर्वी भारत में दिल्ली सल्तनत के प्रदेशों पर अधिकार कर लेने और अफगान और राजपूतों के एकजुट हो जाने के कारण तात्कालिक रूप में बाबर के लिए राणा सांगा पर अभियान करना आवश्यक हो गया और बाबर ने कोई देर भी नहीं की। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी होने के पश्चात उसने राणा सांगा के खिलाफ अभियान की तैयारियां कर दी थी। दिल्ली और आगरा पर उसका अधिकार हो चुका था। राणा सांगा ने जब पूर्वी राजस्थान में अपना अधिकार बढ़ाने की कोशिश की तो उसे आगरा पर उसके दृष्टिपात के नजरिए से समझा गया और बाबर ने आगरा को घेरने वाले कुछ किलों पर अधिकार करके उसे सुरक्षित करने की कोशिश की। उसने धौलपुर कालपी को जीत लिया, बयाना को भी जीत लिया, जो कि राणा सांगा ने विजित किया हुआ था। मेहंदी ख्वाजा ने इसे बाबर के लिए जीता और मेहंदी ख्वाजा को बयाना में नियुक्त कर दिया गया। जब राणा सांगा के एक विजित क्षेत्र पर बाबर की सेना ने अधिकार कर लिया तो राणा सांगा पुनः बयाना की तरफ बढ़े, मेहंदी ख्वाजा को निकालकर पुनः बयाना पर अधिकार कर लिया। ये है बाबर के विरुद्ध संग्राम सिंह की पहली विजय थी। बाबर इस समय दिल्ली से आगे बढ़कर फतेहपुर सीकरी में अपना पड़ाव डाल चुका था और अभियान के लिए की जाने वाली तैयारियां कर रहा था। पानी, रसद, अस्त्र शस्त्रों की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा था, अपनी सेनाओं को इकट्ठे कर रहा था। यहाँ पर बयाना से भागी हुई सेना बाबर से आकर मिली और राजपूत सेना के साहस का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया। इसके कारण बाबर और उसकी सेना, जो कि काबुल में ही राणा सांगा की प्रशंसा सुन चुके थे और उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक वो राणा सांगा को मानते थे, के उत्साह में कमी आ गई। इसी समय एक ज्योतिषी शाह मोहम्मद शरीफ ने घोषणा की कि मंगल का तारा उस दिशा में है जिस दिशा से राजपूत लड़ेंगे। मंगल का तारा साहस और युद्ध का तारा है, इसलिए विजय उनकी होगी। इस भविष्यवाणी ने सेना के उत्साह को और भी कम करने का कार्य किया। इस समय बाबर, जो कि अपने जीवन में उथल पुथल की घटनाओं से गुजरकर ही यहाँ तक पहुंचा था और अंतिम रूप से एक साम्राज्य स्थापित करने के कगार पर था, वापस नहीं लौट सकता था, उसने अपनी तरफ से प्रयत्न करने की कोशिश की और वह उसमें सफल हुआ। उसने अपनी सेना के समक्ष एक भाषण दिया जिसमें जीवन मृत्यु को साधारण घटना बताया। जो पैदा होते हैं वो मरते भी हैं, लेकिन अगर वो एक विधर्मी के खिलाफ लड़ेंगे, जैसा कि उसने इस युद्ध को जिहाद का रूप दिया, तो शहीद होने वाले सैनिक
जन्नत को प्राप्त करेंगे। बाबर ने उन समस्त कार्यों के लिए माफी मांगी जो उसने अपने जीवन में इस्लाम धर्म के खिलाफ किए थे। उसने कहा कि वह दाढ़ी नहीं कटाएगा, शराब नहीं पिएगा, शराब में काम आने वाले सोने चांदी के समस्त बर्तन तुड़वा दिए गए और जो सोना चांदी उत्पन्न हुआ वह गरीबों में बंटवा दिया गया। उसने यह भी कहा कि वह मुसलमानों पर लिए जाने वाले एक धार्मिक कर तमगा को माफ कर देगा। इस तरह का एक नाट्यपूर्ण भाषण जब बाबर ने अपनी सेना के समक्ष दिया तो सेना का उत्साह फिर से लौट आया और वह युद्ध के लिए तैयार हो गई। बाबर अब फतेहपुर सीकरी से उठा और खानवा के मैदान में पहुंचा। खानवा आजकल के भरतपुर जिले में है और खानवा के मैदान में उसने सैन्य कैंप लगाना प्रारंभ किए, युद्ध की तैयारियां करना प्रारंभ किया। युद्ध का मोर्चाबंदी पानीपत के युद्ध की तरह ही की गई थी। सबसे पहले रक्षा पंक्तियां तैयार की गई, खाई खोदी गई, खाई के दूसरी तरफ गाड़ियों को बांध दिया गया जिससे दोहरी रक्षा पंक्ति खाई के रूप में और गाड़ियों को बांधने के रूप में तैयार हो गई। उसके पीछे बंदूकची और तोपची रखे गए और सबसे पीछे घुड़सवार रखे गए। बाबर स्वयं युद्ध का निरीक्षण करने और निर्देश देने के लिए स्वतंत्र रहा और एक रिजर्व सेना छोड़ दी गई। जब बाबर ये तैयारियां कर रहा था तब राणा सांगा ने बयाना को विजित करने के पश्चात सीधे खानवा न पहुंचकर बाबर को काबुल और दिल्ली से मिलने वाली सहायता सामग्री का रास्ता काटने के लिए भूसावर गया और वहां कुछ समय तक रुका रहा और महीना भर उसने खानवा पहुंचने में लगा दिया। इस समय तक बाबर अपना मोर्चाबंदी पूरी तरह कर चुका था। 13 अथवा 16 मार्च को दोनों सेनाएं खानवा के मैदान में आमने सामने थी। 17 मार्च को युद्ध होने वाला था। आप देख सकते हैं कि राणा सांगा के पास मोर्चेबंदी के लिए पर्याप्त समय नहीं था। ऐसी स्थिति में भी क्योंकि बाबर के कैंप में राजपूतों के प्रति भय था, इसलिए उन्होंने समझौते का अंतिम प्रयास किया। रायसेन के राजपूत शासक सलहदी तंवर को राणा सांगा से विमर्श करने के लिए भेजा गया, लेकिन राणा सांगा ने अपने विश्वास पात्रों से राय मशविरा करने के बाद संधि करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार युद्ध आसन्न खड़ा हुआ और 17 मार्च 1527 को सुबह 9:30 बजे युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों पक्षों के पास कितनी कितनी सेनाएं थी इसके बारे में अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। महाराणा सांगा की सेना 2 लाख तक बताई जाती है, लेकिन यह बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण आंकड़ा लगता है। लेकिन इतना अवश्य मान सकते हैं कि राणा सांगा के पास बाबर की अपेक्षा कहीं बड़ी सेना थी। लेकिन मुख्य फर्क यह था कि बाबर की सेना का मुख्य अंश घुड़सवारों का था, राजपूत सेना का मुख्य अंश पदातियों का था। सेना को 3-3 भागों में बांटा गया था दोनों पक्षों में। बाबर की तरफ से भी मध्य, दायां और बायां पार्श्व, राणा सांगा की तरफ से भी मध्य, दायां बायां पार्श्व। राणा सांगा ने स्वयं को हाथी पर सवार होकर मध्य में रखा। सबसे पहले राणा सांगा के बाएं पार्श्व ने
मुगल सेना के दाएं पार्श्व पर हमला किया और मुगल सेना संभल नहीं सकी। शुरू के 2-3 घंटे में जो युद्ध हुआ वह पूर्ण रूप से राणा सांगा के पक्ष में रहा, लेकिन बाबर ने जो रिजर्व सेना रखी थी, जिन तैमूर सुल्तान नामक मुगल सरदार के नेतृत्व में, वह सेना इस पीछे लौटती हुई मुगल सेना के सहायतार्थ भेज दी और केंद्र से तोपची और बंदूक वाले सैनिकों को भी उनके लिए सहायता करने के लिए निर्देशित किया। इस प्रकार वह अपने मोर्चे को बचाने की भरसक कोशिश कर रहा था। इसके बाद दूसरा आक्रमण राणा सांगा के दाएं और बाबर के बाएं पार्श्वों के मध्य हुआ। इस युद्ध में इस आक्रमण में मुगल सेना पूरी तरह हावी रही और राजपूतों की सेना मुगलों की तोपों के सामने नहीं टिक सकी। तोपों की गर्जना से उनके हाथी और सैन्य तंत्र पूरा अस्त व्यस्त हो गया और जब मोर्चेबंदी कमजोर होती थी तो घुड़सवारों की टुकड़ी मदद के लिए आ जाती थी। यह एक नई युद्ध पद्धति थी जो मुगलों ने उज़्बेकों से सीखी थी। इसे तुलुगमा युद्ध पद्धति कहते थे। राजपूत सेना बैकफुट पर आ रही थी। लगातार राजपूत सैनिक और सरदार मारे जा रहे थे। इसी अवधि में राणा सांगा के सर पर तीर लगा और वह बेहोश हो गई। पहले उनको घेरा गया, युद्ध स्थल में सुरक्षित किया गया, युद्ध स्थल से बाहर निकाला गया और बाद में युद्ध स्थल से बाहर निकालकर उनको बसवा नामक ग्राम में ले जाया गया, जो कि जयपुर के राज्य में पड़ता था। झाला अज्जा ने राणा सांगा के वस्त्राभूषण और मुकुट पहना और युद्ध का नेतृत्व करने की कोशिश की, लेकिन तब तक मुगल पक्ष जीत की ओर अग्रसर हो चुका था। इसी समय राणा सांगा के पक्ष से रायसेन का शासक सलहदी तंवर और नागौर का खानजादा अपनी 30,000 की टुकड़ी के साथ बाबर के पक्ष से जा मिले और उन्होंने मुगल पक्ष की विजय के कार्य को पूरा कर दिया। शाम तक करीब 10-12 घंटे के युद्ध के पश्चात राजपूत सेना पूरी तरह विनष्ट हो चुकी थी। राणा सांगा युद्ध के मैदान में नहीं थे, उन्हें किसी स्थान पर सुरक्षित कर दिया गया था। इस प्रकार एक दिन का युद्ध, जिसमें कोई राजपूत शासक अकेला न लड़कर राजपूत संघ लड़ रहा था, उस संघ में कितने राजपूत शासक और सरदार थे, उसमें से कुछ को हमने काउंट किया है। रायमल और रतन सिंह मेड़ता की तरफ से आए थे। मारवाड़ के शासक गंगा की तरफ से उनका पुत्र मालदेव आया था। आमेर का शासक पृथ्वीराज उपस्थित हुआ। ईडर से भारमल, डूंगरपुर से उदय सिंह, बीकानेर से कल्याणमल, सिरोही से अखैराज दूदा, सादड़ी से झाला अज्जा, गोगुंदा से झाला सज्जा, सलूम्बर से रावत रतन सिंह, ये राजस्थान से आए हुए राजपूत सरदार थे। गुजरात, एमपी, यूपी के क्षेत्रों से भी राजपूत उनकी सहायता के लिए उपस्थित हुए थे। चंद्रभान और माणिक चंद्र चौहान चंदावर से यूपी के क्षेत्र में। महमूद लोदी, यह इब्राहिम लोदी का भाई था। हसन खान मेवाती पुनः एक अफगान सरदार था। मुहम्मद लोदी इब्राहिम लोदी का बेटा था। सलहदी तंवर, ये रायसेन का शासक था जो बाद में पक्ष परिवर्तन कर गया था। इस प्रकार कुल मिलाकर 120 सरदारों की सेना महाराणा सांगा की
छत्र के नीचे इकट्ठी थी और एक दिन के युद्ध में यह सेना परास्त हो चुकी थी। कितने ही राजपूत सरदार मारे गए। ऐसा ऐसा लगता था कि ऐसी कोई राजपूत शाखा नहीं बची थी जहां से कोई वीर न मारा गया हो। उदय सिंह मारे गए डूंगरपुर के, हसन खान मेवाती, माणिक चंद्र चौहान, चंद्रभान चौहान, रतन सिंह चुंडावत, झाला अज्जा, रामदास सोनगरा, रायमल राठौड़, रतन सिंह मेड़तिया, भोपत राय, दलपत, रावत जग्गा, रावत बाघा, करमचंद आदि वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन राणा सांगा के संघ को परास्त करने की बड़ी विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। दूर दूर तक राजपूतों के शव बिखरे हुए थे। बाबर ने लाशों को एक दूसरे के ऊपर रखवाकर लाशों के टीले बनाए। राजपूतों के सरों को चुनते हुए उन्होंने मीनार का निर्माण कराया। यह प्रदर्शन इस बात का प्रतीक था कि यह विजय उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी और भारत के लोगों को बाबर को किस तरीके से स्वीकार करना चाहिए। बाबर की शक्ति का यह विभत्स प्रदर्शन था। बसवा ले जाया गया था राणा सांगा को, जहां पर जब उन्हें होश आया तो उन्हें पराजय के बारे में बताया गया। राणा सांगा ने प्रतिज्ञा की कि जब तक वह बाबर को हरा नहीं देंगे चित्तौड़ में प्रवेश नहीं करेंगे, और उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित करना प्रारंभ किया। इसके पश्चात बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय के विरुद्ध अभियान किया। मेदिनी राय को मदद करने के उद्देश्य से राणा सांगा आगे बढ़े और उन्होंने कालपी के निकट इर्च नाम के गांव में पड़ाव डाला। इस गांव में अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और 30 जनवरी 1528 ईस्वी को राणा सांगा का देहांत हो गया। इस प्रकार बाबर को विजित करने और राजधानी में लौट पाने की अपूर्ण आकांक्षा को लिए हुए ही राणा सांगा दुनिया से प्रयाण कर गए। उनके शव को मांडलगढ़ लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस प्रकार राणा सांगा, जिन्होंने मालवा, गुजरात और दिल्ली के सुल्तानों को परास्त करने का श्रेय प्राप्त किया था, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर से हार गया। अकेले राणा की पराजय न होकर यह राजपूत संघ की पराजय थी, इसलिए पराजय एक बड़ी घटना, बड़ी त्रासदी थी और इसके कारणों का विश्लेषण करना तो आवश्यक है ही। खानवा के युद्ध को पढ़ते समय भी हम उसके कुछ कारणों को जान पाए थे। कारण यह था कि हमने देखा कि 120 सरदारों की सेना राणा सांगा के अंतर्गत संगठित थी। यह सेना का सामंती संगठन था, जो राजपूत सैन्य संगठन की विशेषता हुआ करती थी। इसमें प्रत्येक राजपूत सरदार अथवा शासक की टुकड़ी उसके अपने नेतृत्व में कार्य करती थी, न कि उस सर्वोत्तम नेता के अंतर्गत जो कि युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। इसके कारण सैन्य योजना एकीकृत नहीं हो पाती थी, सैन्य संचालन में एक रूपता नहीं हो पाती थी। वह एक भीड़ भाड़ में बदल जाया करती थी, जिसे परास्त करना आक्रमणकारी सेना के लिए आसान होता था। राणा सांगा की पराजय में भी यह एक कारण था। उनकी सारी सेना अपने छोटे नेताओं के अंतर्गत संगठित थी और वे नेता राणा सांगा के अंतर्गत संगठित थे। इस तरह से यह एक एकीकृत सेना नहीं थी।
खास तौर से पराजय की परिस्थिति में इस प्रकार की बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि युद्ध में जबकि वह कुछ घंटों अथवा कुछ दिनों के युद्ध होते हैं, में जब पराजय प्राप्त हो जाती है तो इस प्रकार की कमियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो राणा सांगा की पराजय का सबसे महत्वपूर्ण कारण उनकी सेना का एक नेता के नेतृत्व में संगठित होना बताया जाता है या माना जा सकता है। इसके अलावा राणा सांगा ने कुछ गलतियां की। उन्होंने भूसावर में एक महीना निकाल दिया और बाबर पर तुरंत आक्रमण नहीं किया। इस अवधि में तो बाबर ने खानवा के मैदान में अच्छे स्थान का चयन करके अपने मन माफिक मोर्चाबंदी कर ली और अपनी सुरक्षापूर्ण मोर्चाबंदी के बदौलत वह अपनी सेना को विनाश से तो बचा ही सका, वरन राणा सांगा के ऊपर विजय भी प्राप्त कर सका। सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक यह भी था कि मुगल सेना घुड़सवारों की सेना थी, राजपूत सेना पैदलों की सेना थी और दोनों में कोई टकराव संभव नहीं था। अगर टकराव होता तो निश्चित रूप से पैदल सेना को ही हारना था। युद्ध पद्धति में जो दो महत्वपूर्ण परिवर्तन पानीपत और खानवा की लड़ाइयों के माध्यम से हुए थे, जिन्हें सैन्य व्यवस्था में लाने का श्रेय राणा सांगा को बाबर को जाता है और उसके कारण उसे ही बाबर को विजय दिलाने का श्रेय भी जाता है। वह दो कारण थे। नंबर एक, बाबर ने बंदूकों अथवा तोपों का प्रयोग भारत में पहली बार किया। दूसरा, उसने तुलुगमा युद्ध पद्धति को प्रारंभ किया, जिसमें तेज घुड़सवारों की टुकड़ी घेरते हुए शत्रु सेना पर आक्रमण करती थी और उसके सैन्य सैन्य संगठन को बिगाड़कर उसे एक व्यवस्थित ढंग से न लड़कर बिखराव पैदा कर देती थी और उसे परास्त करने में सफल होती थी। अब तक बारूद जैसी किसी चीज का से भारतीय सेनाएं परिचित नहीं थी। वो तीर भालों बर्छियों से लड़ा करते थे और तीर भालों बर्छियों तीरों का बंदूक की गोलियों से कोई मुकाबला नहीं हो सकता था। तो बाबर के तोपखाने और बाबर के तुलुगमा युद्ध पद्धति को न केवल पानीपत वरन खानवा की लड़ाई को जीतने का श्रेय भी जाता है। एक गलती राणा सांगा ने यह की कि वह बाबर की भांति अपने आप को रिजर्व न रखकर युद्ध में संलग्न हो गए। केंद्रीय भाग में उनको तीर लगने की वजह से वह मूर्छित हो गए, उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया गया और उनकी सेना नेतृत्व विहीन हो गई। राणा सांगा ने कोई सुरक्षित टुकड़ी भी नहीं रखी थी जो राजपूत सेना के कमजोर पड़ने की स्थिति में उनको सहायता दे पाती। सलहदी तंवर के विश्वासघात को एक बड़ा कारण माना जाता है, लेकिन सलहदी तंवर का विश्वासघात उस समय हुआ जबकि राणा सांगा युद्ध क्षेत्र से बाहर जा चुके थे और पराजय लगभग निश्चित थी। फिर भी 30,000 की टुकड़ी के साथ पक्ष परिवर्तन कर जाना एक बड़ी घटना थी, जिसने की राजपूतों की पराजय को अंतिम रूप दे दिया था। राणा सांगा ने यह इंतजार किया कि कब बाबर उनके दरवाजे पर आए और वह उनसे लड़े। अगर वह इब्राहिम लोदी को ही सहायता देता पानीपत की लड़ाई में, तो हो सकता है दोनों शक्तियां मिलकर बाबर को परास्त कर पाती और खानवा के युद्ध की परिस्थितियां ही पैदा नहीं होती। इस प्रकार की राजनीतिक दूरदर्शिता राजपूत शासकों ने कभी नहीं दिखाई थी और यह राणा सांगा का भी एक बड़ा ड्रॉबैक था। युद्ध में विजय प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण श्रेय सैन्य संगठन को सैन्य पद्धति को ही दिया जा सकता है। राजपूतों की परंपरागत युद्ध पद्धति पैदल सैनिक, हाथी, तीर भाला, तलवार इत्यादि के तुलना में मुगलों ने
जिस सैन्य पद्धति का उपयोग किया वह अनेक जातियों से उन्होंने सीखी थी और वह उसका समन्वित रूप था। इस युद्ध पद्धति में अफगान, उज्बेक, तुर्क, मंगोल, फारसी और भारतीय सैन्य पद्धतियों का भी मिश्रण था। स्वाभाविक रूप से वो युद्ध की तकनीकी को राजपूतों की परंपरागत युद्ध पद्धति के बजाय कहीं अधिक श्रेष्ठ बना देती थी, जिसके कारण विजय प्राप्त करना आसान कार्य हो जाता था। तो क्या खानवा के युद्ध में परास्त होने से राजपूतों के अध्याय का पटाक्षेप हो गया, या खानवा के युद्ध में राजपूतों की पराजय के क्या परिणाम हुए? आप देखते हैं कि अफगानों को परास्त करने के पश्चात, राजपूतों को परास्त कर देने के बाद बाबर को चुनौती देने वाला कोई शक्ति, भारतीय शक्ति नहीं बची और मुगल साम्राज्य की स्थापना का प्रश्न तय हो गया। ये तय हो गया कि बाबर अब काबुल में केंद्रित न रहकर भारत में केंद्रित रहेंगे और मुगल साम्राज्य के सम्राट बने रहेंगे। जो कुछ संभावना हो सकती थी कि महाराणा सांगा के नेतृत्व में उत्तर भारत में एक राजपूत राज्य की स्थापना होगी, वह संभावना अब सदैव के लिए समाप्त हो गई। राणा सांगा के नेतृत्व में जो संघ बना था, इस प्रकार का संघ इससे पहले कभी नहीं बना था और ना इस प्रकार से दोबारा राजपूत कभी संगठित हो सके। राजपूत संघ की परंपरा पर इसने प्रहार किया। राजपूतों की का साहस कुछ समय के लिए, राजपूतों का गौरव कुछ समय के लिए क्षीण पड़ गया, क्योंकि इतने सरदार मारे जा चुके थे। राजपूतों की लगभग प्रत्येक शाखा से कोई न कोई सरदार मरा था। इसके कारण राजपूत शक्ति कुछ समय के लिए क्षीण हो गई और अब अफगानों को भी राजपूतों से मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं बचती थी। इस प्रकार से यह एक युग परिवर्तनकारी युद्ध हुआ, लेकिन राजपूतों के प्रकरण का पटाक्षेप अभी नहीं हुआ था। परास्त होने के बावजूद भी जिस शौर्य और जुझारूपन का प्रदर्शन राजपूत युद्ध में करते रहे थे, उस प्रदर्शन ने आक्रांताओं को भी प्रभावित किया था और वह राजपूतों को अपने अधीन करने, अपने साम्राज्य का प्रसार करने और राजपूतों की मैत्री प्राप्त करने के युद्ध के अलावा दूसरे विकल्पों पर विचार करते रहे। आप देखते हैं कि राजपूतों की संघर्ष करने की इसी परंपरा के कारण अकबर ने उनका सहयोग प्राप्त करने के दूसरे तरीकों पर विचार किया, जो कि मित्रतापूर्ण पारिवारिक संबंधों का रास्ता था, न कि युद्धों के द्वारा उन्हें अधीन करने का रास्ता था। तो अपने साहस और अपने जुझारूपन के कारण परास्त होने के बावजूद भी राजपूत अपनी छाप अपने आक्रांताओं पर भी छोड़ रहे थे। राणा सांगा के जीवन में दो बड़े महत्वपूर्ण चरण आपने देखे। एक चरण वह था जबकि उन्होंने दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तानों को परास्त किया था। दूसरा चरण यह है जबकि वह बाबर से राजपूतों के एक बड़ी सेना को लेकर परास्त हो गए हैं। क्या सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या पहले जो विजय उन्होंने प्राप्त की थी वह मामूली विजय थी? क्या वो विजय उनको इसलिए मिली थी कि उनके शत्रुओं में दम नहीं था और एक महत्वपूर्ण शत्रु के आते ही वह परास्त हो गए? ऐसा नहीं था। राणा सांगा ही अपने समय के उत्तरी भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजपूत शासक थे, जैसा कि उन्होंने साबित किया था। जैसा कि जाहिर होता है कि राजपूतों ने उनकी अधीनता में संगठित होना उचित समझा था। इससे राणा सांगा की प्रतिष्ठा के बारे में हमें पता चलता है। और हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए लड़ते हुए उन्होंने अपने हिंदू पत होने के
विरुद्ध को ठीक ठीक चरितार्थ किया। हारने के बावजूद भी वह इतिहास में हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ने वाले शासकों में से गिने जाते हैं। धन्यवाद।